चैप्टर 72 इन्फॉर्मेशन। दादी माँ और कल्पना जी की मोक्ष की बातें सुनाना शादी। वहीं दूसरी तरफ रहाणे विला। दीप्ति डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी क्योंकि उसे बस चेहरे पर मार खाया था और पैर में दर्द था। वे अपनी मॉम डैड के साथ हॉल में बैठी हुई थी। अपनी खूबसूरत चेहरे की इस खराब हालत की वजह से वे घर में ही रह रही थी। बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी चेहरा बिल्कुल सूजा हुआ लग रहा था। तभी बाहर से वीरेंद्र रहाणे की असिस्टेंट अंदर आई और वीरेंद्र जी के सामने खड़ी हो गई। उसे देखकर वीरेंद्र जी ने पूछा, कुछ पता चला उन दोनों लड़कियों के बारे में जिनकी वजह से मोक्ष ने मेरी बच्ची की ये हालत किया है? जी सर, हमारे आदमियों ने कुछ तो पता लगा लिया है, पर उनके बारे में सब कुछ पता करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उनमें से एक लड़की तो हमारे देश की प्रेसिडेंट की पोती है, उनका नाम नंदिनी सहाय है, और पर दूसरी लड़की जो उसके साथ थी वो ईशानी मेहरा है, और मेहरा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वे मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है। बस इतना पता चल पाया है उस लड़की के बारे में, और ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। ऊपर से जैसे ही हम उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए सिस्टम हैक किया तो हमारा पूरा सिस्टम हैक हो गया। फिर कुछ सेकेंड में हमारा सिस्टम क्रैश हो गया। तब तक हमारी टीम उसे रिकवर करने में लग गई, पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। असिस्टेंट की बात सुनकर दीप्ति, वीरेंद्र और माया तीनों पूरी तरह से हैरान हो गए थे। सबसे ज़्यादा शौक में तो दीप्ति थी। उसने सोचा नहीं था कि वे लड़की, जिसे वे मिडिल क्लास लड़की और राजवंश कॉरपोरेशन की एम्प्लॉय समझ रही थी, वे प्रेसिडेंट की पोती होगी, इतनी बड़ी खानदान की बेटी। वीरेंद्र जी दीप्ति को देख बोले, बेटा तुम तो कह रहे थे कि वो एम्प्लॉय है और मिडिल क्लास फैमिली से लग रही है। क्या तुम्हें पता नहीं था कि वे लड़की इतने बड़े घर से है? नहीं डैड, अगर मुझे पता होता तो क्या उससे कुछ भी बोलती। मुझे अच्छे से पता है पॉलिटिक्स में वे कितने पावरफुल हैं। दीप्ति ने सच बताया, वे कहा। असिस्टेंट की बात को सोचकर वीरेंद्र बोले, अब मैं समझ गया कि क्या हम उन दोनों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। प्रेसिडेंट विशंबर सहाय और उनका बेटा दोनों ही देश के सबसे बड़े पोजीशन पर हैं, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि वे अपनी बेटी और पोती को प्राइवेट रखेंगे। फिर अपनी असिस्टेंट की तरफ देखकर बोला, हमारे आदमियों को बोल दो वे आगे इन्फॉर्मेशन ना निकाले। अगर हम उनके नज़रों में आ गए तो ये अच्छा नहीं होगा। वे अपने कनेक्शन को यूज़ करके हुए हमें बर्बाद कर सकते हैं। हम उनसे लड़ने के काबिल नहीं हैं। ऊपर से मैंने तो ये भी सुना है उनकी एक और पोती है जो बहुत क्रूअल है और किसी को मारने से पहले सोचती भी नहीं है। इसलिए हमें अब पीछे हट जाना चाहिए। पर मेरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी से इतने बड़े खानदान की बेटी का क्या रिलेशन है? क्या इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं सर, पर मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी 4 साल पहले मुंबई में नहीं थी। लगता है दोनों ही दोस्त हैं। इतना कहकर असिस्टेंट चुप हो गई। ठीक है, अभी तुम जाओ। वीरेंद्र जी की बात सुन वे असिस्टेंट वहाँ से चली गई। डैड, वे लड़की नंदिनी भले ही प्रेसिडेंट की पोती है, पर जिसने मुझे मारा था और जिसे मोक्ष पसंद करता है, वे लड़की ईशानी तो बस एक गोद ली हुई बेटी है ना। वे भी मेहरा फैमिली की, जिनका बिजनेस हमसे छोटा है। भले ही हम नंदिनी को सबक नहीं सिखा सकते, पर हम उस 2 कौड़ी की लड़की ईशानी को तो सबक सिखा सकते हैं ना। तभी माया जी बोली, हाँ वीरेंद्र जी, दीप्ति बिल्कुल सही बोल रही है। ऐसी अनाथ लड़की बहुत लालची और चालाक होती है। ज़रूर इसने कुछ प्लान करके मोक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया होगा, ताकि इतने बड़े राजवंश खानदान की बहू बन सके और मोक्ष के पैसों पर राज कर सके। ज़रूर ये बात राजवंश फैमिली में किसी को पता नहीं होगी। यह बात हमें उन्हें बताना चाहिए। देखना, जब उन सबको उस 2 कौड़ी की लड़की के बारे में पता चलेगा तो वे ज़रूर उस लड़की को कॉन्फ्रंट करेंगे। वे कभी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनने देंगे जिसकी ना कोई अच्छी बैकग्राउंड है और ना ही माँ बाप का ठिकाना। भले ही मोक्ष उस लड़की से प्यार करता हो, पर अपनी
फैमिली के खिलाफ तो वो भी नहीं जाएगा ना। माया जी की बात सुनकर दीप्ति और वीरेंद्र दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों को यह बात सही लगी। दीप्ति भी खुश हो गई और मन ही मन बोली, ईशानी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे मोक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसाकर। अब देखो मैं कैसे मोक्ष को तुमसे दूर करती हूँ। मोक्ष सिर्फ मेरा है और मैं उसकी वाइफ बनकर रहूँगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुम तो मैं हमेशा के लिए मोक्ष की लाइफ से बाहर फेंक दूंगी। इतना सोचकर वे मन ही मन डेविल स्माइल करने लगी, पर उसे यह पता नहीं था कि उसके यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। जब बात मोक्ष पर आती है तो ईशानी जेलस और बेरहम दोनों ही हो जाती है। वहीं राजवंश विला में सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। तभी दादी माँ बोली, हमें जल्द से जल्द मोक्ष और ईशानी की सगाई कर देनी चाहिए। ऐसे भी मोक्ष एक बहुत बेवकूफ़ है। क्या पता अगर किसी दिन उसने ऐसा कुछ कर दिया जिस वजह से ईशानी को गुस्सा आ गया और वो उसे छोड़कर चली गई तो क्या होगा। हमें ईशानी जैसी खूबसूरत, टैलेंटेड, इंटेलिजेंस लड़की कभी भी फिर मोक्ष के लिए नहीं ढूंढ पाएंगे। उनकी बात से सब सहमत थे। दादी जी बोली, ठीक है, मैं मोक्ष से बात करती हूँ आज, फिर हम ईशानी से बात कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे। हाँ माँ, मैं भी आपके बात से सहमत हूँ। मोक्ष भी अपने नालायक बेटे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं कब क्या गलती कर दे, फिर ईशानी इसे छोड़कर चली जाए। फिर तो अगर मैं चिराग लेकर ढूंढूंगी तो भी मुझे ईशानी जैसी बहू कहीं और कभी नहीं मिलेगी। कल्पना जी ने सबको देखकर बोला। अपनी पत्नी की बात सुनकर अखिलेश जी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोले, ठीक, जो आप दोनों चाहते हैं वही होगा। वहीं दक्ष और नव्या दोनों उनकी बात सुनकर खुश हो रहे थे। दक्ष बोला, इसका मतलब बहुत जल्द ईशानी भाभी ऑफिशियल मेरी भाभी बन जाएंगी। हाँ और नहीं तो क्या, अगर दोनों की इंगेजमेंट हो गई तो दोनों की तो आधी शादी हो ही जाएगी ना। फिर तो हम सबके सामने उन्हें भाभी बुलाएंगे। नव्या ने भी एक्साइटेड होते हुए दक्ष से बोला। वहीं मोक्ष जो कब से उनकी बातें सुन रहा था उसने अपना सिर हिला दिया। पहले तो अपनी दादी को ईशानी की तारीफ करता सुन हुए रुक गया, पर जब उसकी दादी ने और माँ ने भी उसकी बुराई की तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। लगता है ये सब ऐसे ही आगे उसकी बेबी डॉल के सामने उसकी ही बुराई करेंगे। उसने उन्हें इग्नोर किया और लिविंग हॉल से जाने लगा। जब कल्पना जी की नज़र मोक्ष पर गई तो उन्होंने तुरंत उसे रोक दिया। मोक्ष, रुको बेटा, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुनकर मोक्ष रुक गया। वहीं बाकी सबकी नज़र भी मोक्ष पर चली गई। मोक्ष अभी ऑफिस से आया था, उसे पता था उसके घर वाले क्या बात करने वाले हैं। उसने अपना सिर झटका और जाकर उन सबके सामने सोफे पर बैठ गया। वहीं कल्पना जी और दादी माँ मोक्ष को चमकती हुई आंखों से देख रहे थे, जैसे मोक्ष से ही उनकी आखिरी उम्मीद जुड़ा हो। अपनी मॉम और दादी माँ को चमकती हुई आंखों से अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गईं। ऐसा उसकी दादी माँ और मॉम तब करते थे जब उन्हें मोक्ष से अपना किसी बात को मनवाना होता था। दादी जी बोली, मोक्ष, हम चाहते हैं कि आप और ईशानी जल्दी सगाई कर लें और अपने रिश्ते को एक नाम दे दें, ताकि पूरी दुनिया के सामने तुम दोनों मंगेतर रहो। और रही बात शादी की, तो तुम दोनों जब चाहो तब शादी कर सकते हो। अपनी दादी जी की बात सुनकर मोक्ष उन्हें देखते हुए अपने सिर हिलाने लगा, जैसे उसे पता हो कि उसकी दादी जी से यही बोलने वाली हैं। उसने सबके एक नज़र देखा, फिर अपनी दादी जी की तरफ देखकर बोला, हम अभी सगाई नहीं करने वाले हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों अभी अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं करेंगे। जब सही टाइम आएगा तो हम अपने रिश्ते को इस दुनिया के सामने लाएंगे। मोक्ष की बात सुनकर दादी माँ भड़क गई और मोक्ष को देखते हुए थोड़े गुस्से में बोली, नालायक, तू दुनिया के सामने ईशानी को क्यों नहीं लाना चाहता है? अगर तूने अभी अपने रिश्ते को पक्का नहीं किया तो देखना एक दिन ईशानी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और मैं कह दे रही हूँ कि मुझे ईशानी ही अपनी पोता बहू के रूप में चाहिए। अगर ईशानी ने गुस्से में कभी तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो
सोचो क्या होगा उसके बाद अगर तुमने किसी और गहरी गहरी लड़की से शादी कर लिया तो मैं तुम्हें पहले ही कह दे रही हूँ कि मैं ईशानी के सिवा किसी और को अपनी पोता बहू एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इतना कहकर दादी माँ चुप हो गई। वहीं मोक्ष तो ने चुपचाप बस घूर रहा था। अभी तक उसकी बेबी डॉल और उसका रिश्ता आगे भी नहीं बढ़ा और उसकी दादी अभी से ये सोच रही है कि ईशानी उसे छोड़ देगी। तभी कल्पना जी बोली, तुम माँ को ऐसे घूर क्यों रहे हो? उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। देखो तुम खुद को, तुम 29 साल के हो चुके हो, 2 महीने बाद 30 साल के हो जाओगे। वहीं ईशानी अभी भी बहुत यंग है। ईशानी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। अगर अभी तुम दोनों ने अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया तो तुम बस देखते रह जाओगे और तुम्हारे नाक के नीचे से ईशानी को कोई और ले जाएगा। एक बार सोचकर देखो, ईशानी हर मामले में परफेक्ट है। ईशानी को लड़कों की कमी नहीं होगी। उसके एक इशारे पर तो उसके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी, पर तब तक तुम उस लाइन से बाहर चले जाओगे। फिर क्या होगा? ईशानी जैसी कोई दूसरी लड़की तुम्हें मिलेगी? कभी नहीं। कल्पना की बात सुनकर दादी माँ ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, मेरी बहू बिल्कुल सही है, उसकी सोच बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं भी यही कहना चाहती थी। उन दोनों सास बहू की बात सुनकर सबने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं मोक्ष भी अपने मॉम और दादी माँ की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। उसे पता था उसके मॉम और दादी माँ कुछ भी कर सकती हैं और कह सकती हैं। मोक्ष को अपनी मॉम और दादी माँ की बात सुनकर कि ईशानी उसे छोड़ देगी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था उसकी बेबी डॉल उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जितना वह अपनी बेबी डॉल से प्यार करता था, उसकी बेबी डॉल भी उससे उतना ज़्यादा प्यार करती थी। पर जब उसकी माँ ने यह बोला कि ईशानी के लिए लड़कों की लाइन लगी होगी तो मोक्ष के मन में आग लग गई। उसे बहुत जलस फील हो रहा था। उसे पता था कि उसकी बेबी डॉल उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की को देखेगी भी नहीं। पर उन लड़कों का क्या जिनकी नज़र उसकी बेबी डॉल पर रहता है। अपनी बेबी डॉल पर किसी लड़की की नज़र के बारे में सोचकर भी मोक्ष को गुस्सा आ जाता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके सिवा कोई और लड़का उसकी बेबी डॉल को प्यार से देखे या फिर उसके आसपास भी भटके। उसका तो दिल कर रहा था कि वे अपनी बेबी डॉल को पूरी दुनिया से छुपाकर अपने पास कैद कर ले, ताकि कोई और उसकी बेबी डॉल को देख भी ना पाए। वे अपनी सोच में गुम था कि तभी अखिलेश जी बोले, क्या हुआ मोक्ष, क्या सोच रहे हो? मुझे भी लगता है कि तुम दोनों को जल्द से जल्द सगाई कर लो। हाँ भाई, प्लीज़ आप मान जाओ ना, प्लीज़ आप दोनों सगाई कर लो। ईशानी भाभी ऑफिशियली हमारी भाभी बन जाएंगी। दक्ष और नव्या भी मोक्ष को मनाने की कोशिश करने लगी। तभी दक्ष इरिटेट होकर बोला, बस चुप हो जाओ। अब उसकी सर्द आवाज़ सुनकर दक्ष और नव्या चुप हो गए। तभी मोक्ष एक तिरछी स्माइल करके अपनी मॉम और दादी माँ की तरफ देखकर बोला, हाँ ईशानी और मैं सगाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों कल शादी कर रहे हैं। क्या सबके मुंह से बस यही निकला? सब शौक होकर मोक्ष की तरफ देख रहे थे। सबको ऐसा लगा जैसे मोक्ष सबके साथ मजाक कर रहा है। यह कह रहे हो तुम दोनों क्या सच में कल शादी कर रहे हो? कहीं तुम सगाई से बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? दादी माँ ने डाउट करते हुए पूछा। हाँ, अगर तुम सच भी कह रहे हो तो भी कल शादी कैसे हो सकती है? अब तक कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है और ना ही तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई है। कल्पना जी ने भी मोक्ष को देखते हुए बोली। उनकी बात सुनकर मोक्ष ने उन सबको देखकर बोला, रिलैक्स, हम दोनों कल कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। हम कल से लीगली हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे और शादी हम बाद में करेंगे रीति रिवाज से। ईशानी भी इस बात से सहमत है। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठा और बोला, अब आप सब अपना दिमाग चलाना बंद कीजिए। कल से बेबी डॉल मेरी वाइफ बन जाएगी। उसके बाद आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी बेबी डॉल मुझे छोड़कर चली जाएगी। इतना कहकर वह अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं बाकी सब शौक थे और खुद भी थे। अभी के लिए इतना दोस्तों।